जय हिंद क्लास 10th। आज हमारा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जितना भी उसका इंट्रोडक्शन था और उस इंट्रोडक्शन में हमने कंप्लीटली बता दिया था कि कैसे चैप्टर की स्टार्टिंग होगी, कैसे एंडिंग होगी। इसमें तुम्हारे टोटल मतलब क्या कहते हैं कि 4 टॉपिक्स मेन थे। सबसे पहला क्या था कि हाँ, हमें केमिकल रिएक्शंस को समझना है कि अगर कहीं केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं तो हम उन्हें कैसे जानेंगे। तो हमने देखा था यार, कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से बड़े आराम से हम जान सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे भाई गैस का इवॉल्व होना, है ना, जैसे आपका कलर चेंज होना, या फिर मान लो कि कहीं हीट प्रोड्यूस होना, या फिर आपका क्या हो गया, आपका स्टेट चेंज होना। इसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं, हम लोग बड़े आराम से बता देते थे कि हाँ यार आपकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है उसमें ये होता है कि यार हमने जितनी भी केमिकल रिएक्शन लिखी है या जो भी हमने देखी है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा है, क्या हम उनको राइट कर सकते हैं। जो इतनी बड़ी बड़ी है, क्या हम उनको राइट करके फॉर्मूले के थ्रू, या फिर मान लो कि हमने उनका मतलब क्या कहते हैं केमिकल फॉर्मूला सिंबल्स के थ्रू, क्या हम उनको राइट कर सकते हैं। और अगर हम राइट कर सकते हैं तो क्या क्या वो राइटिंग करने के बाद जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लवेसियो के द्वारा दिया हुआ, क्या वो तुम्हारा प्रूविंग है कि नहीं है। अगर वो चीज ठीक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर वो अनबैलेंस हो रखी है तो हम उसको बैलेंस करना सीखते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है उसमें ये होता है कि ठीक हम समझ गए कि यार ये केमिकल रिएक्शन है, उसको ऐसे राइट करते हैं तो हमारे आसपास जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती तो हम उनके कुछ टाइप्स पढ़ लेते हैं। कितने टाइप्स होते हैं जनरली, बहुत सारे होते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया। डीकम्पोजिशन के अंदर तुम्हारे 3 पार्ट्स हो गए। तो इसके थ्रू मतलब क्या कहते हैं कि हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से अंडरस्टूड कर लेते हैं। और फिर जो लास्ट टॉपिक बचता है उसमें हम ये देखते हैं कि ज्यादातर केमिकल रिएक्शन में हमने जो चीज देखी थी वो हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस करवाई थी। मतलब कि कहीं ना कहीं हमने उस चीज को ऑक्सीडाइज करवाया था। तो अगर मान लो कि हम उस जगह ऑक्सीजन को हटा देते हैं तो तब उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, तब हम लोग उसको जगह रिड्यूसिंग यूज करते हैं। तो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं ये। और कहीं ना कहीं हमारा जो कल वाला जो लेक्चर था उसमें हमने ये थ्रू ऑल जितना भी सब कुछ होता है लगभग लगभग हमने सिलेबस का 60 से 70% अंडरस्टूड तो कर ही लिया था। लेकिन अब हम लोग क्या करें, एक टॉपिक को उठा रहे हैं और उसको डीपली अंडरस्टूड कर रहे हैं। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है। आ गया। आ गया, चलो वेरी गुड। तो आज का हमारा फंडा है केमिकल इक्वेशंस को लिखना। तो देखो, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन जो तुम्हारे सामने हो रही है, अगर तुम उसे लिखना चाहते हो तो तुम्हें तो सबसे पहले उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी सब्सटेंस है, चाहे वो रिएक्टेंट में चाहे प्रोडक्ट में हो, उनके तुम्हें सिंबल्स याद होने चाहिए। और अगर मान लो कि वो कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं तो तुम्हें उनके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, तभी तुम पढ़ पाओगे। तभी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि केमिकल फॉर्मूला बनाना क्लास 9th में तुमको सिखा दिया जाता है। अभी अगर जनरली जैसे मैं तुमसे बोलता हूँ कि ठीक है यार, एक जिंक मेटल था, जब वो तुम्हारा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में गया तो उसने जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ये तुम्हारी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है बगल में, ठीक है, इसमें हमने तुम्हारा H2SO4 की जगह बस हमने केवल HCl ले रखा है। या फिर जैसे जनरली मैं बोल देता हूँ, क्या देखो तुमने क्या लिया H2SO4 को, मतलब क्या कहते हैं कि H2SO4 में तुमने जिंक को डाला। जब तुमने जिंक को डाला तो तुम्हारा एक सॉल्ट बना जिसको यहाँ क्या बोला जा रहा है, जिंक सल्फेट। और तुम्हारा एक मतलब गैस निकली जो कि क्या तुम्हारी हाइड्रोजन निकली। तो ये मैंने मुंह से बोला है ना, ये मेरा डिक्टेट है। लेकिन अगर मैं इसको बोलूंगा, लिखूंगा, तो सबसे पहले मेरे को अपना ये जो स्टेटमेंट होता है ना कि हाँ जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म द जिंक सल्फेट एंड द हाइड्रोजन गैस, तो सबसे पहले मेरे को उसको वर्ड इक्वेशन में लिखना। वर्ड इक्वेशन में एग्जैक्टली ऐसे ही लिखते हैं कि भाई देखो, जिंक था रिएक्टेंट साइड में और एक सल्फ्यूरिक एसिड था। जब ये दोनों आपस में मतलब कि प्लस में साइन आया, रिएक्ट किए, तो इन्होंने बनाया प्रोडक्ट में जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाया, है ना। तो अब अगर तुमको उसकी एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो आपको सिंबल आने चाहिए, आपको फॉर्मूले लिखने आने चाहिए। अब जैसे जिंक के लिए तो यहाँ सिंबल हो गया, हाइड्रोजन के लिए आपका यहाँ सिंबल हो गया, तो आपका फॉर्मूला हो गया सिंपल सा। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के लिए आप मतलब क्या कहते हैं, सिंबल थोड़ी ना बोलोगे, फॉर्मूला बोलोगे। क्यों? क्योंकि कंपाउंड है। और क्या कंपाउंड है, उसका नाम है H2SO4। और ठीक वैसे जिंक सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, ZnSO4 होता है। तो तुमने बड़े आराम से लिख दिया कि हाँ भैया, Zn और H2SO4 रिएक्टेंट में जब आपके मिले तब आपका प्रोडक्ट में आपका बना ZnSO4, जो कि क्या है, जिंक सल्फेट और आपका हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपकी केमिकल रिएक्शन है जो कि आप लिखते हो, तो आपको अंडरस्टूड होना है कि बेसिकली क्या था, क्या रिएक्टेंट का पार्ट था,
तो रिएक्टेंट पार्ट जितना भी होता है वो आपका कंबाइन करता है और वही रिस्पॉन्सिबल होता है आपका रिएक्शन में, उसी के मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्टेंट के टाइम। तो जनरली जब हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं, अगर मान लो कि एक रिएक्टेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपका ज्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जो अपने CaCO3 है ना हीट करते थे तो CaO और आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी। लेकिन अगर मान लो कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो रखे हैं, तब आप क्या करते हो कि आप एक प्लस का साइन लगाते हो, जो कि आपको यही बताता है कि हाँ देखो मैं इसके साथ रिएक्ट होने वाला हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं रिएक्ट हो रहा हूँ तो फिर एक प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट को कैसे लिखोगे, है ना। तो जब भी प्रोडक्ट को लिखा जाता है तो हमेशा राइट साइड लिखा जाता है। जैसे तुम्हारा रिएक्टेंट लेफ्ट साइड लिखा जाता है तो प्रोडक्ट राइट साइड लिखा जाता है। और लेकिन प्रोडक्ट को राइट साइड दिखाने के लिए कि हाँ वो राइट साइड है, तो एक जनरली हम लोग ये इट गिव का साइन लगाते हैं। और फिर उसके बाद तुम बड़े आराम से बता सकते हो कि हाँ यार अगर प्रोडक्ट में अगर आपका कुछ भी रिएक्शन करने के बाद अगर कुछ बना है, रिएक्टेंट में रिएक्शन करने के बाद अगर कुछ भी न्यू सब्सटेंस बनना प्रोडक्ट में, वो भले चाहे एक हो चाहे दो, अगर एक है तो कोई बात नहीं, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती थी जैसे C+O2 CO2। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो आपको उनके बीच में एक प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, और जैसे ही आप प्लस का साइन लगाओगे आपकी केमिकल इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगी। तो पहले मेरे को बताओ एक केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे, उसका सीन कैसा है, एक छोटा सा डेमो था बस हल्का सा। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया, ठीक है, वेरी गुड। आ गया। अब देखो बात क्या है कि जो हमने केमिकल इक्वेशन पहले लिखी है Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, जरूरी नहीं है कि तुम्हारी बैलेंस ही हो या फिर तुम्हारी अनबैलेंस्ड हो रखी हो। तो ये भैया अनबैलेंस और बैलेंस का मतलब क्या चीज होता है ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो जनरली हम क्या बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली आपके रिएक्टेंट में जितने भी आपके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, प्रोडक्ट में भी आपके उतने ही नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, मतलब कि आपके इक्वल होते हैं। तो अगर आपने कोई केमिकल रिएक्शन लिखी है Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2, तो अगर आपके रिएक्टेंट में और आपके प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो अगर इक्वल है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो कि अभी इस केस में अगर जैसे आप देख पा रहे होगे तो रिएक्टेंट में आपका पहले स्टार्टिंग करो एटम से, तो सबसे पहला आइटम आपको कौन सा दिखा भैया, Zn दिखा मेरे को, ठीक है। आपने बोला भैया ये रिएक्टेंट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया। तो सबसे पहले आपने चेक किया कि रिएक्टेंट में Zn आपके कितने, चेक किया भैया यहाँ 1 होता है जनरली, और अगर यहाँ भी कुछ नहीं होता तो यहाँ भी 1 होता है, तो इसका मतलब है कि भैया टोटल नंबर ऑफ Zn यहाँ कितने आपके रिएक्टेंट में 1 हो रखे हैं। वेरी गुड। अब आ जाओ प्रोडक्ट में देखते हैं, तो तुमने बोला कि भैया प्रोडक्ट में भी यहाँ 1 होता है यहाँ भी 1 होता है लेकिन लिखा नहीं जाता है, तो मैं अंडरस्टूड हो गया कि Zn भी आपकी कितना हो रखा है, 1 हो रखा है। इसका मतलब है कि Zn का जो एटम है ना, ये वाला जो एटम है Zn का जो एटम हो रखा है ये आपका स्टेबल है, मतलब कि ये बैलेंस हो रखा है। गुड। अब मैंने देखा कि भैया नेक्स्ट एक और एटम आता है जो कि क्या है आपका H2 है, तो तुमने देखा अच्छा ठीक है भैया H2 हो गया, तो भैया H लिखूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ मैं एटम लिख रहा हूँ। H2 क्या होता है, तुम्हारा मॉलिक्यूल होता है। हमको ये चेक करना है कि तुम्हारे एटम्स तुम्हारे नंबर इक्वल है कि नहीं इक्वल है, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, केवल H लिखूंगा। तो मैंने चेक किया कि यार तुम्हारा यहाँ 2 लिखा है यहाँ 1 है, तो अगर मैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 करूंगा तो मतलब कि 2 ही होगा। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन मेरे कितने रिएक्टेंट में 2 हो रखे। वेरी गुड। अब आ जाओ प्रोडक्ट में, तो भैया यहाँ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ भैया 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 1 लिखा है, जो कि बेसिकली लिखते नहीं है, तो इसका मतलब है कि भैया यहाँ भी हाइड्रोजन आपके 2 हो रखे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया आपके हाइड्रोजन के एटम भी कैसे हो रखे हैं, इक्वल हो रखे। वेरी गुड। अब आ जाओ आपका तीसरा वाला जो कि आपका क्या हो रखा है, सल्फर। ये SO4 नहीं बोलेंगे, सल्फेट को पूरा नहीं गिनेंगे क्योंकि सल्फेट एज अ मॉलिक्यूल हो जाएगा, है ना। SO4 को नहीं गिनेंगे, बेसिकली क्या गिनेंगे, इसको भी तोड़ेंगे। सल्फर देखेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे, तो हमने देखा है सल्फर देखा है एज एटम, तो मैंने देखा यहाँ रिएक्टेंट में सल्फर कितनी जगह है भाई, केवल एक ही है, तो मैंने बोला कि यहाँ रिएक्टेंट में 1 हो रखा है। प्रोडक्ट में कितना, तुमने बोला कि भैया यहाँ लिखा कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 ही होता है। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में भी 1 हो रखा है। इसका मतलब है कि भैया ये भी बैलेंस हो रखा है, ये भी बैलेंस हो रखा है, ये भी बैलेंस हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाओ, फिर आ जाता है ऑक्सीजन एज एटम आ जाता है। फिर तुम देखते हो कि भैया ऑक्सीजन के साथ 4 लग रखा है, यहाँ 1 होता है बेसिकली, यहाँ मतलब कि ओवरऑल ये 1 होता है, तो इसका मतलब है कि भैया 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब कि 4 ही ऑक्सीजन के एटम हो रखे हैं रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में कितने हैं, तुमने बोला कि भैया प्रोडक्ट में भी 4 ही हो रखे हैं, तो इसका मतलब है कि भैया ये भी आपका कैसा हो रखा है, बैलेंस हो रखा है, स्टेबल हो रखा है। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो आपके नंबर ऑफ एटम है 1 1 Zn के,
2 आपके हाइड्रोजन के, 1 आपके सल्फर के, और 4 जो आपके ऑक्सीजन के यहाँ दिख रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हाँ देखो, मेरा जो मास है, मेरा जो वजन है, वो एकदम इक्वल हो रखा है, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल है। और अगर मास इक्वल है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू हमको ये बताती है कि हाँ इक्वेशन कैसी हो रखी है, बैलेंस्ड हो रखी है। ना जहां तुम्हारा क्रिएट किया जा रहा है किसी एटम को, ना ही तुम्हारा कहीं डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? या इसमें किसी को कोई दिक्कत आ गया भैया। आ गया? वेरी गुड। अब देखो, जरूरी नहीं है कि हर बार तुमको बैलेंस इक्वेशन ही मिले, समझ रहे हो? तो भैया अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है? जस्ट इसका अपोजिट, कि भैया अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर जितने भी आपके जो भी एटम्स, जितने भी एटम्स पाए जा रहे हैं, अगर वो एटम्स के जो नंबर्स हैं उनमें से कोई भी एक एटम का अगर नंबर अनइक्वल हो जाता है, रिएक्टेंट में कुछ और है, प्रोडक्ट में कुछ और है, तो वो जो आपकी केमिकल इक्वेशन जो होगी वो कैसी बोली जाती है? कि वो आपकी अनबैलेंस हो रखी है। जैसे आप इसको देखो, ये क्या है? H2 प्लस O2 इट गिव्स H2O। तो चलो चेक करते हैं कि ये आपकी बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो हमने चेक किया कि यार आपके रिएक्टेंट साइड में सबसे पहले हमने एटम उठाया, हाइड्रोजन उठाया। हाइड्रोजन एटम उठाया तो हमने देखा कि भैया यहाँ 2 है, वो रखे हैं रिएक्टेंट में, तो तुमने यहाँ 2 लिख लिया। तुमने देखा प्रोडक्ट में भी 2 हो रखे हैं, तो तुमने प्रोडक्ट में भी लिख रखा। तो तुमने बोला कि हाँ भैया ये आपका बैलेंस हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ ऑक्सीजन में आ जाओ। ऑक्सीजन को जब तुमने रिएक्टेंट में देखा तो तुमने बोला कि भैया यहाँ 2 लिख रखा है, तो इसका मतलब है कि आपका 2 हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपने प्रोडक्ट में देखा तो यहाँ प्रोडक्ट में 1 हो रखा है। कितना हो रखा है? केवल 1 हो रखा है। तो आपको क्या पता चला कि अरे यार यहाँ तो आपके जो नंबर ऑफ एटम है एलिमेंट में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, वो आपके कैसे हो रखे? अनइक्वल हो रखे। और अनइक्वल होने की वजह से क्या होगा कि जो आपके मासेस हो रखे हैं वो भी अनइक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ये हमें कैसे पता चल रहा है कि यार मासेस अलग है, और आपका मतलब क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अलग अलग है? तो वो हमें पता चल रहा है कि हाँ यार देखो, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के 2 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में केवल आपका 1 एटम है। तो मतलब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन पूरे रिएक्टेंट को थोड़ा सा भारी कर रहा होगा एज कंपेयर टू तुम्हारा प्रोडक्ट कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि भैया देखने में लग रहा है कि यार एक ऑक्सीजन का एटम है ना, वो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन में डिस्ट्रॉय हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या बोलता है कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और एटम भी तो एक मैटर है, तो इसका मतलब क्या है कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि यार वो एक ऑक्सीजन एटम कहाँ गया, वो एक ऑक्सीजन एटम कहाँ गया। तो अब हम उसको क्या करने की कोशिश करते हैं? थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ये। लेकिन जनरली देखो क्या होता है, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि यार एक काम करते हैं, बैलेंस क्या करना, ऑक्सीजन एटम है तो केवल हम सिंपल अगर हम ऐसे लिख दें H2 प्लस O इट गिव्स H2O। तो अब अगर तुम देखोगे तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो रखे रिएक्टेंट में, तो तुम बोलोगे कि भैया यहाँ हाइड्रोजन आपके 2 हो रखे। प्रोडक्ट में आपके कितने हो रखे? तुम बोलोगे भैया 2 हो रखे। ऑक्सीजन कितने हो रखे? ऑक्सीजन 1 हो रखे। प्रोडक्ट में कितने हो रखे? 1 हो रखे। तो तुम बोलोगे भैया ये तो देखिए इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई ये, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर तुम देखोगे तो यहाँ जो ऑक्सीजन है ये आपका एक एटम है, यहाँ जो ऑक्सीजन आपका जो पाया जा रहा है वो आपके कंपाउंड के रूप में पाया जा रहा है। इसी वजह से ये जो ऑक्सीजन एटम है ये आपका कैसा हो रखा है? स्टेबल हो रखा है। लेकिन आपका ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है ये आपका स्टेबल नहीं है, है ना? स्टेबल इसको होना पड़ेगा, और स्टेबल होने के लिए ये इन द फॉर्म ऑफ शेयर करके आता है, डायटोमिक पार्टिकल O2 के रूप में आता है। तो आपको अगर कभी भी किसी बिना कंपाउंड के अगर आपको कभी भी ऑक्सीजन लिखना है तो आप हमेशा O2 के फॉर्म में ही लिख पाओगे, इसके अलावा आप कभी भी नहीं लिख पाओगे। तभी आप कभी भी ऑक्सीजन लिखोगे तो उसको O2 लिखोगे, हाइड्रोजन कहीं मिलेगा तो आप उसको H2 लिखोगे, नाइट्रोजन मिलेगा तो N2 लिखोगे, क्लोरीन मिलेगा तो F2 लिखोगे, क्लोरीन मिलेगा तो Cl2 लिखोगे, ब्रोमीन मिलेगा तो Br2 लिखोगे, आयोडीन मिलेगा तो I2 लिखोगे। क्यों? क्योंकि भैया वो अपने आप को स्टेबल करते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, लेकिन वो सिंगुलर भी पाए जा सकते हैं, सिंगल भी पाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ सिंगल पाया जा रहा है, लेकिन भैया ये तब पाया जाएगा जब वो आपका कंपाउंड के रूप में मिल रहा हो। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक साथ मतलब क्या कहते हैं कि अपने आप को स्टेबल कर रहे थे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, है ना? इनको मतलब कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले ले रहा था, और इसको जब 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले ले रहा था। तो ये आपस में स्टेबल हो जा रहे थे। लेकिन अभी अगर मान लो कि मैं H2O लिख देता हूं
तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया ऑक्सीजन को मतलब क्या कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तब क्या हो, तो तुमने बोला कि भैया हाइड्रोजन जो होता है उसको भी उसका भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक होता है, भैया हाइड्रोजन का भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक पाया जाता है, तो भैया इस हिसाब से ऑक्सीजन को लग रहा है कि उसके 4 के 4 मिल गए, है ना, और हाइड्रोजन को भी लग रहा है उसके 4 के 4 मिल गए, तो इस तरीके से स्टेबल हो जाता है। ये जो तुमने देखा है ना, ये क्या है, ये तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुमको चैप्टर नंबर 3 में और बिल्ड कर देगा कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये डायटोमिक पार्टिकल क्यों होते हैं। यूजुअली मैंने क्लास 9 में तुम्हें पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हें समझने में थोड़ा सा आसानी करेगा। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अदरवाइज जितने भी मोनोएटॉमिक पार्टिकल है जो सिंगल रूप में पाए जा सकते हैं, आप उनको बाय दियर सिंबल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया। हाँ भैया आगे आ गया, चलो वेरी गुड। अब देखो बात क्या है कि अगर मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है, केमिकल इक्वेशन एक अनबैलेंस हो रखी है, तो हमें उसे बैलेंस करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए बेसिकली क्या होगा कि हमको उसके नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना है। तो चलो ठीक है, अभी तक हमारे पास क्या था कि एक इक्वेशन थी भैया H2 + O2 इट गिव्स H2O। अब हम उसको क्या करेंगे, एक बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा कि यार देखो, हाइड्रोजन पहले रिएक्टेंट में कितने थे, 2 थे, है ना, दिख रहा है भाई, 2 थे, है ना। फिर उसके बाद तुमने देखा कि भैया प्रोडक्ट में भी 2 थे, तो ये तो बैलेंस हो रखा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन ही एटम खेल रहा था, ऑक्सीजन के पास यहाँ तुम्हारे 2 थे, यहाँ तुम्हारे पास मतलब क्या कहते हैं कि 1 था। तो मुझे बताओ, 1 को 2 करना आसान है या 2 को 1 करना आसान है। 1 को 2। 1 को 2 करना आसान है। अब देखो क्या है, अब तुम बोलोगे कि भैया ये जैसे H2O है, मुझे ऑक्सीजन को 2 करना है, तो एक काम कर देते, यहां कर देते, यहां 2 लगा देते। तो ऐसा नहीं कर सकते, पूछो क्यों, क्योंकि ये तुम्हारा ऑक्सीजन एटम हाइड्रोजन के साथ तुम्हारा स्टेबल हो रहा है, तुम्हारा एक कोवलेंट बॉन्ड बना के, है ना। तो यहां तुम अगर तुम ऐसे लगाओगे तो ये खुद में अपने आप में स्टेबल हो रखा है, तो फिर ये इसके साथ तुम्हारा एक कंपाउंड कैसे बना सकता, नहीं बना सकता। तभी हम लोग यहाँ जो 2 की जगह हम लोग कहाँ रखते हैं, यहाँ ऐसे 2 रखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ देखो 2 हमारा कुछ इस तरीके से आया है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना आ गया, आ गया। तो ठीक है, अब देखो अगर मान लो कि अब मैं अगर इक्वेशन लिखूंगा तो मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे हो जाएगी, H2 + O2 इट गिव्स 2H2 हो गई। लेकिन अभी हमको चेक करना है कि क्या हमारी केमिकल इक्वेशन जो हमने लिखी है, फिर से चेक कर रहा है क्या हमारी एकदम सही है कि नहीं सही है। तो हमने चेक किया कि यार रिएक्टेंट में, और फिर से हाइड्रोजन को चेक करते, तो हमने हाइड्रोजन को चेक किया, भाई 2 थे, वेरी गुड। फिर तुमने प्रोडक्ट में चेक किया, अबे यहाँ तो 4 हो गए। कैसे 4 हो गए, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो भैया ये क्या लिखा है, 2H2 लिख रखा है। तो यहाँ तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल तो है ही है, लेकिन ये ब्रैकेट के साथ आ रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। तो मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके 4 हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि भैया प्रोडक्ट में आपके 4 हो रखे हैं। अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन एटम तो बैलेंस हो गया ना, हमने पिछली बार बैलेंस कर लिया था। तो हमने बोला हाँ, ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में भी 2 है, प्रोडक्ट में भी यहाँ 2 हो गया। तो अब मुझे बताओ, इस केस में भी मुझे बताओ, 2 को 4 करना ज्यादा आसान है या तुम्हारा 4 को यहाँ 2 करना ज्यादा आसान है। भैया 2 को 4। 2 को 4 करना ज्यादा आसान है। तो मतलब कि अगर मान लो कि H2 को, अगर मुझे हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ 4 एटम चाहिए, तो सबसे ज्यादा आसान तरीका हमारा क्या हो सकता है, हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, बेसिकली क्या बता रहा है कि हाइड्रोजन एटम हमारे टोटल कितने हो रखे, 2 × 2 = 4। तो मतलब कि यहाँ हमारा 2 आना चाहिए। तो अब अगर मान लो कि मैं केमिकल एक इक्वेशन लिखता हूं, तो मेरी केमिकल इक्वेशन अब कैसी लिख जाएगी मेरी, 2H2 + O2 इट गिव्स 2H2। आओ चलो अब चेक करते हैं कि क्या हमारी केमिकल इक्वेशन जो है वो एक बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई। तो हमने चेक किया कि हाँ यार, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के एटम्स कितने, भैया 4 दिख रहा है, 4 के 4 हो गए। भैया प्रोडक्ट में भी यहाँ 4 के 4 दिख रहे हैं, ये भैया आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब आ जाओ ऑक्सीजन एटम को देखते हैं। भैया ऑक्सीजन एटम यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 हो रखे। इसका मतलब है कि भैया अब ये जो मेरी इक्वेशन लिख रखी है ना, फॉर्मेशन ऑफ वाटर बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल, ये अब आपकी कैसी हो रखी है, ये आपकी बैलेंस बताई जा रही है। तो इस तरीके से हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। देखो अगर कोई क्लास में क्वेश्चन आता है या एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, तब तुम ऐसे लिखने की कोशिश करना। लेकिन जनरली जब तुम्हें मतलब क्या कहते हैं कि क्वेश्चन दिया जाएगा,
तो तुम्हें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से बोला जाएगा कि मुझे बताओ इनमें से कौन सी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो तुमको इस तरीके से खुद से सीखना है कि यार H2 प्लस O2, अगर H2O लिख रखा है तो तुमको इस तरीके से सीखना है भाई हाइड्रोजन के यहाँ 2 हाइड्रोजन के यहाँ तो भाई 2 है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ऑक्सीजन के यहाँ 2 है, ऑक्सीजन के यहाँ भाई 1 हो रखा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 2 लगा दिया। अब गिना भाई हाइड्रोजन के यहाँ 2 है, भाई हाइड्रोजन के यहाँ 4 है, भाई यहाँ रिएक्टेंट में 4 होने चाहिए, लेकिन रिएक्टेंट में तो 2 रखे, भाई 2 लगा दिया। चलो अब एक बार चेक करते हैं भाई, रिएक्टेंट में मतलब हाइड्रोजन 4 हो गए, भाई प्रोडक्ट में भी 4 हो गए, तुम्हारे ऑक्सीजन तुम्हारे 2 हो गए, प्रोडक्ट में भी 2 हो गए। तो इतने फास्ट तरीके से तुमको मतलब क्या करना है, आपको बैलेंसिंग सीखनी है। तो आप इस तरीके से बैलेंसिंग करना धीरे धीरे प्रैक्टिस में आप सीख ही जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले मेरे को बताओ, ये जो पहला एग्जांपल था एकदम छोटा सा एग्जांपल, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी आ गुड। गया। अब देखो ये है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोला है कि देखो बैलेंस इक्वेशन लिखनी है तब जब आपका मीथेन बर्न हो रहा हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और बना रहा हो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और जब भी आपको बोला जाएगा ना कि बैलेंस इक्वेशन लिखो, तो सबसे पहले ये आपका क्या, ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को पहले वर्ड इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। तो आप जब वर्ड इक्वेशन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि हाँ भैया देखो, वर्ड इक्वेशन में आप उसको फॉर्मूले या सिंबल के साथ लिखोगे। तो आपने बोला कि भैया देखो CH4 फॉर्मूला जिसका किसका होता है, मीथेन का होता है ना। ये केमिकल एक, ये तुम्हारा एक केमिकल वर्ड इक्वेशन के साथ एक केमिकल इक्वेशन हो रखी है जिसमें तुमने लिखा CH4 O2 इट गिव CO2 प्लस H2O। ये कैसी केमिकल इक्वेशन है। लेकिन अगर मान लो कि मैं वर्ड इक्वेशन बोलता तो तुम वर्ड इक्वेशन कैसे लिखते भैया, मीथेन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद क्या लिखते प्लस वाटर लिख देते, ये वर्ड इक्वेशन हो जाती है ना। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार तुम वर्ड इक्वेशन लिखो। अगर तुम्हें अंडरस्टूड है कि भाई उसका तुम्हारा फॉर्मूला क्या है, उसमें फॉर्मूले कौन से यूज हो रहे हैं, उसमें आपका सिंबल मतलब क्या कहते हैं, उसमें सिंबल कौन सा यूज हो रहा है ना, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हो ना। लेकिन अगर प्रोसेस है, टाइम है, तो प्रोसेस के साथ करो, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है देखने में ये। तो आओ चलो एक काम करते हैं, आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्टेंट को चेक करते हैं और चलो फास्ट वे में करते हैं, ठीक है। चलो मेरे को बताओ, रिएक्टेंट में सबसे पहले चेक करते हैं। तो रिएक्टेंट का सबसे पहला आइटम मेरे को यहाँ कौन सा दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है, बताओ मुझे, कार्बन दिख रहा है ना। तो मुझे बताओ पूरे रिएक्टेंट में कार्बन कितने बार आया है, एक ही बार आया, वेरी गुड। तो अब इसका मतलब है कि अगर कार्बन के एटम यहाँ तुम्हारे रिएक्टेंट में एक पाए जाना है तो पूरे प्रोडक्ट में भी एक पाए जाने चाहिए। तो मुझे बताओ देखिए, क्या पूरे प्रोडक्ट में, क्या तुम्हारे प्रोडक्ट में भी एक पाया जा रहा है? हाँ भैया। पाया जा रहा है, इसका मतलब है कि भैया आपका कार्बन कैसा हो रखा है, स्टेबल हो रखा है। अब बताओ दूसरा एटम कौन सा पाया जा रहा है, हाइड्रोजन पाया जा रहा है। तो मुझे बताओ पूरे इस रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितनी बार आया एटम? 4 बार आया, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि भैया प्रोडक्ट में भी 4 बार आना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट में 4 बार हाइड्रोजन एटम आया है? नहीं भैया। कितनी बार आया? केवल 2 बार आया। और अगर 2 बार आया तो इसका मतलब है कि भैया इसको मतलब मेरे को 4 करना पड़ेगा। तो भैया यहाँ तो मैं 4 कर नहीं सकता सब स्क्रिप्ट में, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ कर देता हूँ। तो मुझे बताओ 4 करने के लिए मेरे को कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, किसका? 2 का। तो तुमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब ये तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं कि एक केमिकल इक्वेशन तुमने लिख के तैयार कर ली कि हाँ तुम्हें जिसमें लग रहा है कि हाँ भाई मेरी मतलब बैलेंस हो गई, लेकिन अभी बैलेंस नहीं हुई है। अब तुम फिर से शुरुआत करोगे। शुरुआत कैसे किया तुमने चेक किया कि यार मेरे कार्बन के एटम क्या बराबर है, तुमने बोला कि हाँ रिएक्टेंट में कार्बन के एटम मेरे 1 थे, प्रोडक्ट में भी मेरे 1 है, तुमने बोला हाँ बराबर है। तुमने बोला भैया हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट में 4 है, मेरे हाइड्रोजन के एटम भी यहाँ तुम्हारे प्रोडक्ट में भी 4 हो गए, भैया मेरा स्टेबल हो गया। अब लास्ट में मेरा कौन सा एटम बचता है बताओ मुझे भैया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटम। और रिएक्टेंट में कितने? 2 हैं। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट में भी कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। 2 होने चाहिए। लेकिन मुझे बताओ ऑक्सीजन एटम मेरे प्रोडक्ट में कितने पाए जा रहे हैं? 4 पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे को 2 और बढ़ाने, कहाँ बढ़ाने, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में? रिएक्टेंट में। तो इसका मतलब है कि मेरे को यहाँ बढ़ाने, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, मल्टीप्लाई करा देना उसको पूरे उसमें। तो मुझे तो मैं कितने का मल्टीप्लाई कराऊंगा? 2 का मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरी पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। आओ चलो अब चेक कर लेते हैं, क्या मेरा रिएक्टेंट में जो कार्बन के एटम है क्या वो सबके सब इक्वल है, नंबर ऑफ एटम? हाँ भैया। हाइड्रोजन के सबके सब इक्वल हो रखे हैं, 4 के 4। हाँ भैया। ऑक्सीजन के 4 के 4 इक्वल हो रखे हैं। हाँ भैया।
भैया। हो गया ना। तो ये जो आपने केमिकल इक्वेशन लिखी ये क्या हो गई आपकी बैलेंस हो गई। तो देखो हमने इसको कैसे लिखा डायरेक्टली वे में क्या, अदरवाइज आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि देखो भैया ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में आपके पहले चेक किए, चेक करने के बाद आपने देखा कि हाँ यार ये तो आपकी अनबैलेंस हो रखी है, तो फिर आपने इसको बैलेंस किया हल्का सा। तो जब आपने इसमें बैलेंस किया तब आपकी एक नई इक्वेशन बनी, जब आपकी नई इक्वेशन बनी फिर आपने चेक किया, फिर आपने चेक किया कि यार भैया अभी भी इसमें मतलब क्या कहते हैं कि अनबैलेंस हो रखा है, तो फिर आपने फिर इसको चेक किया, फिर आपने फिर चेक करने के बाद फिर आपकी एक नई क्वेश्चन बन के तैयार हुई। अब उसके बाद फिर आपने उसको जब चेक किया तब आपको पता चला कि यार मेरे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने भी आपके एटम्स थे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, उनके रिएक्टेंट पे नंबर ऑफ एटम, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम इक्वल हो गए। तो इसका मतलब है कि भैया ये जो मैंने लास्ट वाली क्वेश्चन लिखी है ये क्वेश्चन मेरी कैसी हो रखी, एकदम टू द पॉइंट बैलेंस हो रखी, इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पहले मेरे को बताओ इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ मुझे अच्छे से। नहीं भैया। नहीं है ना, ये है। तो ये थोड़ा सा मतलब धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब और एक नए एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, एक और नया एग्जांपल। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाओ। ठीक है, जब तुम्हारा आयरन है ना किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। भैया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सब कुछ देखा है, ये स्टीम बेसिकली क्या होता है। अच्छा मुझे बता सकते हो स्टीम बेसिकली यहाँ क्या है। अगर मान लो कि मैं बोलता हूं कि सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है कि एक्वस है, तो मुझे बता सकते हो कि क्या चीज है। भैया स्टीम गैस है। हाँ गैस है, लेकिन ये स्टीम किस चीज की स्टीम होगी बताओ मुझे। भैया वाटर की। वाटर की स्टीम होगी, वेरी गुड। तो अगर कहीं स्टीम लिख कर आ रहा है ना तो तुम तुरंत समझ जाना वो बेसिकली तुम्हारा H2O की ही बात कर रहा है, वो और तुम्हारी किसी भी चीज की बात नहीं कर रहा है। तो अगर मान लो कि इसका मैं अगर एक केमिकल इक्वेशन लिखता हूं तो मैं केमिकल इक्वेशन कैसे लिखूंगा, आयरन का Fe, स्टीम का H2O, ये रिएक्टेंट में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं Fe3O4, और आपका निकल रहा है हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। सिंपल सा हमने मतलब क्या कहते हैं ये फंडा हमने बना के तैयार कर दिया है ना। ठीक है, अब अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया ये आयरन को हम लोग Fe क्यों लिखते हैं, तो तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे जो साइंटिस्ट थे बर्जीलियस उन्होंने बोला था या तो फर्स्ट लेटर होना चाहिए तो सेकंड लेटर होना चाहिए इंग्लिश वर्ड का, अगर इंग्लिश वर्ड से नहीं होगा तो पक्का लैटिन वर्ड से होगा। तब हमें पता चलता है यार आयरन का लैटिन वर्ड क्या था, तुम्हारा फेरस होता है, और ये फेरस में ही Fe वर्ड आता है क्योंकि F तो ऑलरेडी फ्लोरीन के पास चला गया, तब हमारा Fe वर्ड हमारे आयरन के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो चलो ये उसका क्लास 9 का सवाल था। ठीक है, ये अभी आ जाओ, अब हम लोग इसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो रिएक्टेंट में सबसे पहला आइटम तुमको कौन सा दिख रहा है बताओ मुझे, सबसे पहला आइटम इनमें से कौन सा दिख रहा है, Fe दिख रहा है, वेरी गुड। तो मुझे तो टोटल नंबर ऑफ Fe तुमको रिएक्टेंट में कितने दिखे, भैया एक दिखा, वेरी गुड। अभी अगर मान लो कि मैं प्रोडक्ट में चेक करता हूं तो मुझे तो नंबर ऑफ Fe कितने दिख रहा है, 3 दिख रहे हैं। तो मुझे बताओ मेरे को एक को 3 बनाना ज्यादा आसान है या मेरे को 3 को 1 बनाना ज्यादा आसान है। भैया 1 को 3। 1 को 3 बनाना आसान है, मतलब कि एक तरीके से इक्वल करना ज्यादा आसान है। तो मैं क्या करूंगा, रिएक्टेंट में तुम्हारा 3 ऐड करूंगा। तो मुझे बताओ मैं Fe3 लिखूंगा या मैं 3Fe लिखूंगा। भैया 3Fe। मैं 3Fe लिखूंगा, वेरी गुड है ना। इस तरीके से मैं लिखने की कोशिश करूंगा। तो मैंने इस तरीके से लिखा, मैंने लिखा भैया 3Fe प्लस H2O इट गिव्स Fe3O4 प्लस H2, मैंने ये लिख दिया। तो अब चलो आप चेक करो, अब मुझे बताओ रिएक्टेंट में Fe बराबर हो गए, तो अब मुझे बताओ दूसरा आइटम मेरे को इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है, भैया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। तो मुझे बताओ रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने, 2 हो रखे हैं, वेरी गुड। और प्रोडक्ट में कितने हो रखे हैं, 2 हो रखे हैं। प्रोडक्ट में अगर ध्यान से देखो तो कितने हो रखे हैं यहाँ, भैया हाइड्रोजन। ओ सॉरी हाइड्रोजन ब्रो, सॉरी। तो हाइड्रोजन कितने हो रखे हैं, 2 हो रखे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो रखा है, ये स्टेबल हो रखा है। तो मुझे बताओ क्या इसको छेड़ने की जरूरत है, अभी नहीं है, बाद नहीं है, गुड, अभी नहीं है, वेरी गुड है ना, ये हो गया। तो मुझे बताओ तीसरा आइटम फिर रिएक्टेंट में कौन सा बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बचा। और मुझे बताओ रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नंबर कितने पाए जा रहे हैं, मेरा सेकंड को बताओ कितना पाए जा रहे हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन तुम्हारे रिएक्टेंट में कितने पाए जा रहे हैं, 1 पाए जा रहा है, गुड। और मुझे बताओ प्रोडक्ट में तुम्हारे कितने पाए जा रहे हैं, 4 पाए जा रहे हैं।
तो मुझे बताओ एक को चार बनाना आसान है या चार को एक बनाना आसान है? एक को चार। एक को चार, तो मतलब कि रिएक्टेंट में मेरे को नंबर ऑफ चार ऑक्सीजन एटम चाहिए। तो मेरे को बताओ मैं H2O4 लिखना पसंद करूंगा इस तरीके से इसको, मतलब इसके साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा, या फिर मैं मतलब क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को मैं सिंपल ऐसे भी बना सकता हूँ कि यहाँ देखो मेरा मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन के यहाँ चार एटम पूरे हो गए। तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, पहला वाला मेथड या दूसरा वाला मेथड? भैया सेकंड वाला मेथड हो गया। तो गुड, तो तुमने क्या बोला कि भैया सेकंड वाले मेथड के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ फोर का लगा दूंगा सिंबल, मैंने फोर लगा दिया। गुड, चलो ठीक है, अब तुमने फोर लगा दिया। अब पूरी इक्वेशन को जरा फिर से चेक करते हैं। तो अब मुझे बताओ रिएक्टेंट साइड में यहाँ तुम्हारा सबसे पहला सिंबल कौन सा आता है? भैया Fe। क्या Fe बैलेंस है? जल्दी चेक करो, रिएक्टेंट में कितने? तीन है। प्रोडक्ट में कितने? तीन है। तीन है। तो इसका मतलब है कि Fe कैसा हो रखा है? बैलेंस हो रखा है। आप आ जाओ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिएक्टेंट पे आप कितने हो गए जब यहाँ चार लगा दो? आठ। आठ हो गए। वेरी गुड। अब मुझे बताओ प्रोडक्ट में कितने? दो। प्रोडक्ट में दो हो रखे हैं। तो मुझे बताओ क्या ये स्टेबल है? नहीं स्टेबल है, बैलेंस नहीं है। तो मुझे बताओ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि आठ से दो करना ज्यादा आसान है या फिर तुम्हारा दो से आठ करना ज्यादा आसान है? दो से आठ। दो से आठ करना आसान है। तो मुझे तो मैं दो की टेबल में किसका मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरा बड़े आराम से वो एट हो जाए? चार का। तो इसका मतलब क्या है कि भैया यहाँ जो H2 लिख रखा है, मैं इसको अगर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 4 मल्टीप्लाइड इंटू 2 करूंगा तो मेरा 8 हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि भैया आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस केवल यहाँ चार लिख देना। आप जैसे यहाँ चार लिख दोगे मेरी केमिकल इक्वेशन में मेरा मतलब क्या कहते हैं हाइड्रोजन आठ आठ करके बैलेंस हो गया। वेरी गुड। अब आ जाओ, अब मैं ज्यादा देखता हूँ ऑक्सीजन एटम देखता हूँ। तो मुझे तो ऑक्सीजन मेरा यहाँ रिएक्टेंट में कितना है? भैया चार। चार हो रखा है। और प्रोडक्ट में कितना है? चार। चार हो रखा है। तो मतलब कि मेरी ये जो लास्ट वाली इक्वेशन बनी है जिसमें मैंने मतलब क्या कहते हैं 3Fe प्लस 4H2O इट गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2, ये मेरी केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूफ हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ एटम कैसे हो रखे हैं? इक्वल हो रखे हैं। तो पहले मेरे को बताओ इसमें किसी को कोई डाउट समझ में नहीं आया हो कि यार ये कैसे हुआ, ये भैया ने कैसे बताया कैसे नहीं बताया? हाँ, तो देख रहे हो ना, ये तुम्हारी लास्ट की इक्वेशन है। इसमें तुम क्या देखते हो कि तीन तीन आठ आठ चार चार ये सब क्या है? एटम्स है। आयरन के तीन तीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में पाए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन के आठ आठ भाई बिल्कुल तरीके से पाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन के चार चार बिल्कुल भाई पाए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो केमिकल इक्वेशन लिखी है ये आपकी बैलेंस हो रखी है। तो मुझे तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक, गुड। आ जाओ, अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं अब, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, बहुत आसान आ जाएगा। जैसे मान लो कि ये बोला कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस करो, अगर मैंने तुमको वर्ड इक्वेशन दे दी हाइड्रोजन क्लोरीन और तुम्हारा बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो मुझे बताओ इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो इसको इससे मैं इसका क्या सिंबल क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा इसका? भैया H2 प्लस H2। वेरी गुड, H2 प्लस Cl2। अच्छा मुझे बताओ मैंने H प्लस Cl क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भैया नंबर ऑफ एटम चेक करना होता है बेसिकली, बैलेंस करना होता है एटम्स को। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन तुम ये बोलोगे कि भैया H और Cl कभी भी मोनोएटॉमिक पार्टिकल नहीं है, ये डाई एटॉमिक पार्टिकल है। तो यहाँ आपका जो हाइड्रोजन है वो आपके दो एटम में ही पाया जाएगा, क्लोरीन भी दो एटम में ही पाया जाएगा। और HCl का फॉर्मूला क्या होता है? भैया ओ सॉरी, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl हो गया। गुड, चलो ये हो गया। तो अभी मुझे बताओ रिएक्टेंट साइड में तुम्हारा जो सबसे पहला एटम है वो तुम्हारा हाइड्रोजन दिख रहा है मुझे। नंबर ऑफ एटम कितने हैं? दो। दो है। प्रोडक्ट में कितने हैं? एक। क्या बैलेंस है? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर मेरे को बनाना है तो मैं क्या H2Cl लिखूंगा या 2HCl लिखूंगा? भैया 2HCl। 2HCl लिखूंगा, तो मैंने यहाँ 2HCl लिख दिया। गुड। तो इसका मतलब है कि मेरा मेरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब मुझे बताओ क्लोरीन नेक्स्ट एटम, तो मुझे बताओ क्लोरीन की यहाँ रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल है, एटम्स है? दो। दो है। और प्रोडक्ट में कितने? दो। प्रोडक्ट में भी दो है ना, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये H1 और ये Cl1 है। तो अगर ये आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 2 आपका हाइड्रोजन है, तो ठीक ऐसे आपका 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 2 ये भी आपका क्लोरीन का ही हो रखा है। तो इसका मतलब है कि क्लोरीन भी आपके दो हो गए। तो
तो इसका मतलब है कि भैया आपकी जो एक कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन होगी वो क्या होगी, H2 प्लस Cl2 इट गिव्स आपका 2HCl। तो पहले मेरे को बताओ इसमें किसी को कोई भी डाउट, केमिकल इक्वेशन ये जो बैलेंस करके मैंने अभी बताई नहीं भैया। आ गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। अब देखो ठीक ऐसे ये भी है, क्या है, ये तुमको एक स्टेटमेंट दे दिया। अब इस स्टेटमेंट के बाद मतलब क्या कहते हैं कि तुमको वो बताना है, एक बैलेंस इक्वेशन बतानी है। तो पहले स्टेटमेंट को मेरे को वर्ड इक्वेशन में लिखना है, तो मैंने वर्ड इक्वेशन में लिख दिया। वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखा मैंने, हाइड्रोजन कंबाइंड विद नाइट्रोजन, तो चलो ठीक है, कंबाइंड विद मतलब कि प्लस का साइन, और टू फॉर्म मतलब इट गिव्स क्या बनाया, अमोनिया बनाया। अब इक्वेशन को तो मैं तभी बैलेंस करूंगा ना जब मेरे को उसका फॉर्मूला आता होगा। तो मुझे पता चला यार हाइड्रोजन जब भी पाया जाता है वो आपका दो पाया जाता है, डायटोमिक पार्टिकल होता है H2, नाइट्रोजन भी सेम डायटोमिक पार्टिकल होता है तो N2, और अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, NH3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NH3 बोलते हैं। तो मुझे बताओ रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने एटम है, भैया दो। दो हो रखे, और प्रोडक्ट में कितने हो रखे हैं, तीन। नाम ले रहे हैं। बहन को बोलो शांत रहे, ठीक है, कितने हो रखे, तीन हो रखे। तो मुझे बताओ अब सीन क्या हो गया, जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलता हूं कि भैया यहाँ तो आपके दो हो रखे हैं, हाइड्रोजन हो रखे हैं, और आपके प्रोडक्ट में तीन हो रखे हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब कि मैं दो को तीन बनाऊं या मैं तीन को दो बनाऊं। और एक काम करते हैं, थोड़ा फंडा चेंज करते हैं। फंडा पता है क्या चेंज करते हैं, हम लेके 6 बना देते हैं। हाँ, तो मुझे बताओ अगर अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं, अगर अगर मैं दो और तीन का एलसीएम लेता हूं तो कितना एलसीएम आएगा बताओ, ये 2 और 3 का छह, एलसीएम आएगा। छह आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया मैं रिएक्टेंट में कुछ ऐसा करता हूं कि हाइड्रोजन कितने हो जाए, टोटल 6 हो जाए, और प्रोडक्ट में भी 6 हो जाए। तो मुझे बताओ अगर मेरे को इस रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को 6 करना है तो मैं क्या करूंगा, किसका मल्टीप्लाई कराऊंगा 2 से कि मेरे ताकि मेरा 6 हो जाए, भैया 3 का। तीन का मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो इसका मतलब मेरा क्या हो जाएगा, 3H2 हो जाएगा। फिर मैंने लिखा प्लस N2, और ठीक वैसे मेरे को प्रोडक्ट में भी मेरे को वो चाहिए। तो मुझे बताओ अगर मैं तीन को अगर मेरे को 6 बनाना है तो मुझे बताओ मेरे को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तब जाके मेरा 6 होगा, 2 से। दो से। तो मैंने क्या लिख दिया इसको, 2NH3 मैंने ऐसे लिख दिया ये। तो मेरे को अब अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मुझे बताओ क्या इस इक्वेशन में सबसे पहले मेरे जो हाइड्रोजन एटम है क्या वो मेरे को रिएक्टेंट और मेरे प्रोडक्ट में क्या मेरे को बैलेंस दिखाई दे रहे हैं, नंबर ऑफ 6 एटम बताओ। हाँ भैया। और मेरे को अब दूसरा एटम जो मेरे को दिख रहा है वो नाइट्रोजन दिख रहा है। नाइट्रोजन मेरे को यहाँ तुम्हारे रिएक्टेंट में कितने दिखाई दे रहे हैं, भैया 2। दो दिखाई दे रहे हैं, वेरी गुड। और मुझे बताओ प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। दो है। तो इसका मतलब है कि भैया आपने ये वाली जो इक्वेशन लिख रखी है ये कैसी इक्वेशन हो रखी है, बैलेंस। बैलेंस हो रखी है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब एक और क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, और वो क्वेश्चन क्या है ये, कि जैसे मान लो कि तुमको स्टेटमेंट दे दी कि सोडियम मेटल है, रिएक्ट कर रहा वाटर के साथ और बनाना सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना रहा है। तो हो सकता है कि तुमको इस तरीके की इक्वेशन अभी बनानी ना आती हो, तुम वर्ड इक्वेशन तो भले चाहे लिख लो कि हाँ भैया सोडियम वाटर के साथ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस बना दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर नंबर 3 में मेटल एंड नॉन मेटल में तुमको इस तरह से इक्वेशन सिखाया जाएगा कि देखो सोडियम का सिंबल होता है Na, और वाटर जो होता है वो होता है H2O, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH, और हाइड्रोजन को जो लिखते हैं वो H2 लिखते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत तो आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया। अब आओ चलो इसकी इक्वेशन जरा चेक करते हैं। तो मुझे बताओ रिएक्टेंट में जो तुम्हारा सबसे पहला मेरे को एटम दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, Na दिख रहा है। और मुझे बताओ Na कितने, एक है, वेरी गुड। और मुझे बताओ प्रोडक्ट में फिर Na कितने, एक है। तो इसका मतलब है कि Na जो कि सोडियम है वो आपका बैलेंस हो रखा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा आइटम मेरे को कौन सा दिख रहा है रिएक्टेंट में, H2 हाइड्रोजन। H2 नहीं, क्या लिखोगे, हाइड्रोजन बोलोगे। अब मुझे बताओ रिएक्टेंट में तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 2 दो हो रखे। और मुझे बताओ प्रोडक्ट में आपके कितने हो रखे हैं, 3 तीन हो रखे हैं, वेरी गुड। कितने हो रखे हैं, तीन हो रखे हैं। तो अब मुझे बताओ किसी भी हाल में मैं 2 से 3 को नहीं बना सकता, 2 से 3 नहीं बना सकता, 3 से मैं 2 नहीं बना सकता। तो एक काम करते हैं इनका एलसीएम ले लेते। तो एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो मैं रिएक्टेंट साइड में कुछ ऐसी हरकत करूंगा कि मतलब क्या कहते हैं कि वो टोटल नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन एटम है वो 6 हो जाए और इधर भी 6 हो जाए। तो मुझे बताओ यहाँ अगर मेरे को हाइड्रोजन को टोटल नंबर 6 करना है
तो मैं यहाँ मेरे पास ऑलरेडी हाइड्रोजन कितने दो हो रखे हैं, तो मुझे तो अगर दो से मेरे को 6 करना तो फिर मेरे को कितने का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? 3 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट में जो मैं लिखूंगा हाइड्रोजन के साथ मैं क्या लिखूंगा? 3H2O लिखूंगा। और मुझे बताओ अगर प्रोडक्ट में अगर मेरे पास H2 हो रखा है तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी मुझे 6 बनाना है, तो मुझे बताओ फिर मैं क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये हो गया। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें बार बार अब अगर तुम अगर फिर देखो तो फिर यहाँ तुम्हारा फिर मतलब क्या कहते हैं कि 4 है, 7 हाइड्रोजन हो गए कि नहीं हो गए? बताओ मुझे। हो गए। हो गया ना? अभी तुमको एक थोड़ा सा और लेवल अच्छा समझ में आएगा जब मैं तुमको मतलब क्या कहते हैं इसमें हाफ करके मल्टीप्लिकेशन करना सिखाऊंगा। तो अभी के लिए इसको थोड़ा गिव अप करो, इसके बाद में तुम्हें अभी और थोड़े अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? ज्यादा टफ नहीं है, आसानी है। लेकिन अभी इसको हाफ के साथ, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ हाफ किया और फिर उसके बाद अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ, क्योंकि अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ 1/x इक्वल टू 2, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 इक्वल टू 2x, क्योंकि x मेरा यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो काफी बार क्या होता है कि हम लोग हाफ का मल्टीप्लाई कराते हैं कि ताकि प्रोडक्ट में हो जाके मल्टीप्लाई होके इक्वेशन को बैलेंस करना हम ऐसे सीखे, तो हम बाद में करेंगे। तो देखो इस तरीके की भी हमको काफी बार केमिकल इक्वेशन देखने को मिलती है, तो इनसे मतलब हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया। ठीक है, हम लोग पता है क्या करते हैं, जब भी कभी भी इस तरीके का केस आता है ना, तो हम लोग जस्ट इसका मतलब क्या कहते हैं कि उल्टा करने की कोशिश करने लगते हैं, है ना? कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो कि मैंने देखा कि यार ऑक्सीजन एटम में मेरे एक हो रखा है, यहाँ भी मेरा एक हो रखा है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं करते, हाफ ही करते हैं, है ना? बेसिकली हम ऐसा सोचते हैं कि लाओ चलो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करे कि इसका भी हाफ करे तो मल्टीप्लाई हो जाए, तब जाके अच्छे से हो जाए। अदरवाइज तुम देखोगे तो तुम्हारी देखो हाफ करने पे 2 को मल्टीप्लाई उधर जा रहा है, तभी यहाँ तुम्हारा 2 यहाँ आ रहा है, और तुम्हारा मतलब यहाँ तुमको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरीके से अभी हम लोग इसके फंडे देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी इसको थोड़ा सा साइड लाइन करो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। अभी इसके बाद देखो ये वाली इक्वेशन, ये तो बहुत बेसिक सी है, हर बात बताया है ना? कि जैसे मान लो कि मैं मैग्नीशियम को अगर बर्न करता हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये वर्ड स्टेटमेंट था, इक्वेशन लिखूंगा तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो रिएक्टेंट में Mg एक है, प्रोडक्ट में भी Mg एक है, तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया रिएक्टेंट में ऑक्सीजन आपके 2 हो रखे, लेकिन प्रोडक्ट में आपका 1 हो रखा है। तो प्रोडक्ट में आपको 1 से 2 करना है। तो अगर भैया 2 करना है तो एक काम करते हैं, मैं ऐसे कर देता हूँ MgO2। नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि भैया इस समय जो ऑक्सीजन है वो ऑलरेडी इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना के रखा हुआ है, तो आपको उसके नंबर ऑफ एटम्स बढ़ाने, बॉन्ड थोड़ी ना उसको घटाना बढ़ाना है कि भाई किसी का बॉन्ड किसी के साथ छीन के किसी के साथ बनाना है। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ आपने आप इसको 2 लगा के 2MgO भी कर सकते हो, जो कि आपको यही बताएगा कि देखो Mg1O1, और अगर आपने 2 का किया है तो मतलब कि Mg यहाँ कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाइड 1 इक्वल टू 2Mg, मतलब कि मैग्नीशियम के एटम 2 रखे। ठीक वैसे ये वाला भी अगर आप इसको करोगे तो 2 मल्टीप्लाइड 1 इक्वल टू आपका 2, है ना? तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के आपके एटम कितने हो गए, 2 हो गए। तो आपकी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन जो बोली जाएगी वो क्या हो जाएगी, Mg प्लस O2 गिव 2MgO। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? ये केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, एक बेसिक वाला, इसके अलावा सैंपल प्रॉब्लम 6 को छोड़कर बताओ मुझे। आ गया भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। ये वाला इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ कि सबसे पहले इस चैप्टर को थोड़ा कंप्लीट हो जाना दो, तब तुम्हें थोड़ा तब जाके तुम्हें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ये सॉरी मैं ये बोलना भूल गया था। तो देखो अभी भी तुम्हारी बैलेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर तुम इसको चेक करोगे तो रिएक्टेंट साइड में तुम्हारे Mg कितने, तुम्हारे 1 ही है, लेकिन प्रोडक्ट में कितने हो गए, तुम्हारे 2 हो गए, है ना? तो आपको Mg को फिर रिएक्टेंट में भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो 1 को 2 बड़े आराम से किया जा सकता है, 2 का मल्टीप्लाई करा के। तो 2 का मल्टीप्लाई हम यहाँ नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे? हम उसके यहाँ करेंगे। तो जब हमने यहाँ किया तो हमारी ये जो इक्वेशन थी ये कंप्लीटली बैलेंस हो गई। तो पहले मेरे को इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये एक जो उसका पूरा मतलब एक जो थ्योरी होती है, जो समझाना होता है, वो समझ में आ गया? आ गया। गुड। आ गया। हाँ बता दे रहा, बता दे रहा। जैसे मान लो कि हम लोग बोलते नहीं कि यार नहीं यार सब्सक्रिप्ट्स को चेंज नहीं करना। जनरली अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने लिखा H2O लिखा, ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा क्या है, ये कंपाउंड है ना? और कोई भी कंपाउंड क्यों बन रहा है कि ताकि जो उसकी इंडिविजुअल एटम है
जैसे कि हाइड्रोजन है, जैसे कि तुम्हारा ऑक्सीजन है, वो अपने आप को क्या कर सके, स्टेबल हो सके। क्योंकि भैया हाइड्रोजन आपका कभी भी सिंगल रूप में नहीं पाया जा सकता, वो आपका दो रूप में पाया जाएगा। उसको मतलब क्या कहते हैं कि जरूरी है भाई, मतलब क्या कहते हैं कि एक 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 मतलब उसके इलेक्ट्रॉन की जरूरी है। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी आपका कभी भी एक नहीं पाया जाता, सिंगल नहीं पाया जा सकता, उसको भी मतलब क्या कहते हैं डबल ही पाया जाएगा अगर अपने जैसा चाहिए, नहीं तो फिर आपको उसको इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करने होते हैं। ये तो जनरली अगर मैं तुमसे याद कहूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता था, याद करो। एटॉमिक नंबर क्या होता था? 8 होता था ऑक्सीजन का, है ना ये। और अभी मैं अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्लास 9 में सिखाया तुम लोग को, तो मैं लिखूंगा के एल, और मुझे बताओ अगर मैंने यहाँ के में 2 शेल भर दी तो एल में कितनी भरी? 6 भरी। तो अभी देखो क्या, अगर लास्ट शेल अगर इसकी 6 है, हाँ, और तुम्हारी लास्ट शेल एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है, तो मुझे बताओ नोबल गैस क्या है? नोबल गैस के अकॉर्डिंगली क्या स्टेबल है? नहीं स्टेबल है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इसको स्टेबल होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नोबल गैस बोलती है कि अगर आपकी लास्ट शेल एल एम एन ओ पी है तो वहां आपके 8 होने चाहिए। तो अगर 8 होने चाहिए तो इसका मतलब है कि भैया इसको 2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि यार इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ना वो ट्रांसफर करके लिए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तब इसके ऊपर ये एक तरीके से इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहलाने लगेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट मतलब कैसे? तब आप इसको लिखोगे मतलब क्या कहते हैं कि O2 निगेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें 2 निगेटिविटी लिए, 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव के लिए, तो इसके ऊपर 2 निगेटिव को ज्यादा गया। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि इसने यार इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, ना तो लिया है ना तो दिया है, केवल शेयर किया, तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। याद रख लेना, जब भी इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो उनमें कोई भी चार्ज नहीं आता। तो भैया इसको कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने? 2 करने। तो तुमने बोला कि यार हाइड्रोजन को भैया मतलब क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के पास एक होता है और एक हाइड्रोजन के पास एक और होता है। तो एक काम करते हैं, मतलब क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो एक इसका इस वाले हाइड्रोजन का ले लेगा, एक इस वाले हाइड्रोजन का ले लेगा। तो ये जो तुम डॉट लगाते हो ये क्या होता है? डॉट तुम्हारा एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ये डॉट स्ट्रक्चर होता है। क्लास 10 में अभी सब सिखाऊंगा इसको। तो जैसे मान लो कि ऑक्सीजन की लास्ट एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो तुमने 6 बनाए। कैसे बनाए भैया? तुमने 1 2 3 4 5 6 बना दिए। तुमको क्या करना है कि भैया ऑक्सीजन के 8 करने, तो तुमने ऑक्सीजन के इसके तुमने 8 करके ऐसे दिखा दिया। हाइड्रोजन बोला कि मुझे भी भाई 2 चाहिए, तो हाइड्रोजन ने भी बोल दिया देखो तुम्हारे भी 2 हो गए। तो हमने क्या किया, कुछ इस तरीके से इसको मतलब क्या कहते हैं बैलेंस करा दिया। क्या करा दिया? बैलेंस करा दिया। ये दिखाने का तरीका थोड़ा सा बेकार है। कैसा है? थोड़ा सा बेकार हो गया, अदरवाइज सिस्टम पूरा एकदम सेम हो रखा है। तो हमने क्या किया कि देखो इसके साथ इसने स्टेबल किया, एक बॉन्ड बनाया। तभी हम लोग यहाँ कभी भी सबस्क्रिप्ट्स को चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि सबस्क्रिप्ट्स को चेंज करना मतलब क्या है कि तुम इसका बॉन्ड तोड़ रहे हो, और हमको बॉन्ड थोड़ी ना तोड़ना है, हमको नंबर ऑफ एटम घटाने बढ़ाने हैं। तो नंबर ऑफ एटम घटाने बढ़ाने से बढ़िया है कि उसकी कोफिशिएंट में चेंज कर दो ये। क्योंकि सबस्क्रिप्ट्स को बदलने की वजह से क्या होता है कि आपका बेसिकली सबस्क्रिप्ट्स बदलना, और आपका पावर आपकी क्यों आ रही है? 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, ये सब क्यों आती है? क्योंकि आपके या तो इलेक्ट्रॉन दिए गए या तो इलेक्ट्रॉन आपके लिए गए। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ सबस्क्रिप्ट्स की बात कर देता हूँ, तो वो क्यों आ रहे हैं? तो वो आपके इलेक्ट्रॉन के बेसिकली किसकी वजह से आते हैं कि हाँ आपने ट्रांसफर किया है, मतलब कि सॉरी आपने शेयर किया है। तो जब आपने शेयर किया है तो आपने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। तो हम कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ते नहीं यूजली, हम लोग क्या करते हैं कि कॉफिशिएंट को तोड़ के मतलब क्या कहते हैं कॉफिशिएंट में नंबर ऑफ एटम को इंक्रीज करके इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो पहले मेरे को बता देना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। बहुत कम समझ में आएगा मुझे मालूम है, लेकिन तुम दिक्कत मत हो। ये बहुत, अगर तुम्हें ये आ गया ना तो उसका मतलब है कि केमिस्ट्री का तुमको मतलब क्लास 10 का 60% या तुम्हारा 30% सिलेबस आ ही गया, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं होता, पूरा सब यही मिक्सअप हो रखा है।